मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। थर्ड लेक्चर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का करवाने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको समझ आया होगा। केपी केसी का रिलेशन हमने लास्ट ड्राइव किया था। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि समझ तो आ ही रहा है, समझने की तो कोई इशू नहीं कि आपके नंबर कैसे आए। सबसे पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे मेन चीज तो है कि आपके 70 में से नंबर 60 से या 65 से ऊपर कैसे आए। तो तभी मैं आपको मेन चीजें वो करवाने की कोशिश करता हूँ जो आपको नंबर दिला सके पेपर के अंदर। ये नहीं कि बहुत डिटेल, बहुत ना मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाता हूँ, ना मैं एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वही पढ़ाना चाहता हूँ जो सिर्फ पेपरों में है और आपको समझ आए, ताकि आपके मैक्सिमम नंबर आ सके। अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा है, और तभी मैं मार्क भी करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब एक केपी और केसी रिलेशन तो हमने प्रूव कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर द रिएक्शन। इसके लिए हमें केपी और केसी का रिलेशन निकालना है। अब कहोगे कि कैसे निकालना है, तो हमने इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी होती है। डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, number of gases moles of reactant, number of gases moles of product minus number of gases moles of reactant। अब अगर हम मोल ऑफ देखें, प्रोडक्ट में कितने गैसेस के 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 1 + 3, 2 - 4 इक्वल टू -2। तो नंबर ऑफ मोल इधर 2 हो गए, ठीक है। इधर 1 + 3 कितने हो गए? 4 हो गए। 2 - 4 -2। तो केपी केसी का रिलेशन क्या हो गया? केपी इक्वल टू केसी RT रेज़्ड पावर -2। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया आपको? सिर्फ इन क्वेश्चंस में आपको डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए, आए भी हुए हैं, कई स्कूलों में दिए हुए टीचरों ने ये क्वेश्चंस, तभी मैंने आपको करवा रहा हूं। फालतू मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, टाइम वेस्टेज का कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल ही फालतू। जो पेपर में आएंगे, जो आपको नंबर दिला सकते हैं, वही टॉपिक समझाऊंगा और वही करवाऊंगा, और लीव भी कुछ नहीं करूंगा। एक्स्ट्रा फालतू का नहीं कराऊंगा कि जो फालतू कराई हो बैठे। इसमें हमने कैसे निकालना है? सेकंड, केपी केसी का रिलेशन, डेल्टा एनजी। इसमें भी पहले डेल्टा एनजी निकालिए। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स 2 - 1 + 1। इधर गैस के 2 मोल्स है, इधर 1 इसका है, 1 इसका। तो डेल्टा एनजी आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। अगर डेल्टा एनजी आपके पास 0 आ गया तो आपके पास केपी इक्वल टू केसी RT, और डेल्टा एनजी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0। या 0 पुट कर दीजिए। तो किसी की पावर 0 होती है, वो क्या होता है? 1 होता है। देखिए, सिंपल सी बात है। डेल्टा एनजी 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट -1 + 1 2 0, और किसी की पावर 0 होती है, वो 1 होता है, आपको पता है। तो आंसर क्या आ गया आपका? केपी इक्वल टू केसी। दिस इज द आंसर। समझ आ गया होगा आपको? क्लियर सबको? ठीक है, करिए। ये पेपर में आ सकता है, तभी करवा रहा हूं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है? सबसे पहले होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें सारी की सारी रिएक्शन एक ही फेस में होगी। एक ही फेस का मतलब या तो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड में होंगे, या गैस में होंगे, या सॉलिड में होंगे। फेस डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे C2H5OH, एथाइल अल्कोहल लिक्विड, एसिडिक एसिड भी लिक्विड, एस्टर भी आपका लिक्विड में है, वाटर भी आपका लिक्विड, पूरी की पूरी रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, जहां पे हमारी रिएक्शन डिफरेंट फेसेस में हो सकती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे ये सॉलिड का हो गया, ये क्या हो गया? ये भी सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया? गैस हो गया। तो इसमें हमारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फेसेस में हो सकते हैं, उसको हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फेस में है, उसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेसेस। किसमें? डिफरेंट फेसेस आर कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नोट देखिए,
For homogeneous reaction, the equilibrium expression do not include concentration of इनकी pure solid and pure liquid. Homogeneous reaction में, ठीक है, heterogeneous reaction, the equilibrium expression do not include the concentration of pure solid. जो pure solid and pure liquid है, उनकी concentration को हम यहाँ पे include नहीं करेंगे. तो ये हमारे पास एग्जांपल है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ दिस CaO कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब इसमें जो सॉलिड्स है वो प्योर है, तो इनकी कंसंट्रेशंस को हमने 1 मान लिया. जब इनकी कंसंट्रेशन को 1 मान लिया तो जो हमारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सिर्फ इसके इक्वल रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इक्वल. इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि भाई प्योर सॉलिड एंड लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम 1 क्यों मानते हैं, कांस्टेंट क्यों मानते हैं. तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन विद आंसर लिख के देता हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी पेपर में आ सकता है, जिसमें हमने कहा था कि हम सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते, 1 ले लेते हैं हेटेरोजेनियस रिएक्शंस में. तो उसको 1 क्यों लेते हैं, उसका ये रीजन है. एक्सप्लेन व्हाई प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इग्नोर्ड व्हाइल राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. तो उसकी रीजन कि जो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है, कंसंट्रेशन का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब गिवन मास और जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारा किसके इक्वल हो गया? डेंसिटी के इक्वल हो गया. मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो दैट इज डेंसिटी अपॉन मोलर मास. सिंस डेंसिटी ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मोलर मास इज आल्सो कांस्टेंट. मोलर मास भी क्या है? कांस्टेंट है. तो इसका मतलब फिर क्या, जो मोलर कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. तभी हम उसको इग्नोर करते हैं, तभी 1 कंसीडर करते हैं. आगे आपको समझ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना चाहते हैं, तो हम वो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपको रिएक्शन गिवन है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव राइज टू 2 NO गैस. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने यूनिट निकालनी है. तो NO ले लो, कंसंट्रेशन ले लिया, स्केयर हो गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया हमने, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब यूनिट्स निकालनी है, तो हमें पता है कि इसकी मोल पर लीटर होती है कंसंट्रेशन की यूनिट, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स. तो नीचे भी स्केयर है, ऊपर भी स्केयर है, कट देगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं आ रही पहले की. तो समझ आ गया आपको यूनिट्स कैसे निकालनी है. पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, वो पुट करेंगे. तो कैलकुलेट जो सॉल्व करेंगे तो यूनिट आती है, ठीक है, नहीं आती तो नहीं. के अब इसकी यूनिट निकालिए आप, NH3 स्केयर, N2 की कंसंट्रेशन, S2 की कंसंट्रेशन क्यूब. तो अगर हम इसमें देखते हैं मोल लीटर इनवर्स स्केयर डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स का क्यूब. एक कट गया, एक और कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स का स्केयर बच गया हमारे पास. इसको हम ऊपर ले जाएं, मोल लीटर इनवर्स -2. तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, मोल -2 लीटर का स्केयर, ये आपकी यूनिट आ गई. क्योंकि -2 बाहर है ना, तो मोल की -2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. मोल रेस्ट पावर -2 लीटर स्केयर, दिस इज अ यूनिट. तो
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द इक्वेशन रिटन फॉर द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन को हमने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K का स्क्वायर। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का स्क्वायर होगा। अगर इसी रिएक्शन को, एक तो ये मेथड हो गया, अगर इसी रिएक्शन को हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, NH2 गैस प्लस NI2 गैस गिव राइज टू 2NHI, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K की पावर n हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं, देखिए कैसे, 2HI गिव राइज टू H2 गैस प्लस I2 गैस। रिवर्स कर दिया हमने इस रिएक्शन को। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो K ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/K हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है K बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू K फॉरवर्ड। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए अलग से, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव राइज टू 2HI गैस। इसकी K की वैल्यू, ये तो आप यहां पे खत्म कर दीजिए ना, इसकी K की वैल्यू आपकी 48 है। कितने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 48 है। हम मान के चल रहे हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 48 है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/48। समझ आ गई ये पॉइंट। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें 48 है इसका, तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें रिएक्शन को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/48 हो जाएगा। तो आपको देखो रिएक्शन गिवन है, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव राइज टू 2HI गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K का स्क्वायर हो जाएगा। अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो K की पावर n आ जाएगी। अगर हमने रिवर्स कर दिया तो 1/K हो जाएगा। मतलब K बैकवर्ड इक्वल टू K फॉरवर्ड। मैंने वैल्यू ली है H2 गैस I2 गैस, इसकी K की वैल्यू 48 है सपोज, तो अगर इसको रिवर्स कर दिया तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, 1/48। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आधा ऑब्जेक्टिव आ जाता है, क्वेश्चन आता है किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है और फिर रिएक्शन रिवर्स करके लिख दी है, तो आपको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। अब कैसे निकालोगे, आपको मेथड पता होना चाहिए। वैल्यू कोई गिवन नहीं होगी, अब टेंशन में आ जाओगे। तो सीधा सा काम है K डैश इक्वल टू 1/48। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें।